नमस्कार। आजकल पेट्रोल पंप पर जाइए तो एक नया नाम दिख रहा है, E20 पेट्रोल। हाँ बिल्कुल। ये है क्या चीज और मतलब अचानक से इतनी चर्चा क्यों हो रही है इसकी? आज हम इसे E20 फ्यूल को थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये जो 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिक्स है। सही। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, ऑटो इंडस्ट्री के आर्टिकल्स हैं और रेडिट जैसे फोरम्स पर जो आम लोगों की बातचीत चल रही है वो भी है। हाँ, वो देखना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि इन सब को मिलाकर जो जरूरी बातें हैं वो निकाली जाएं। बिल्कुल। देखिए E20 ना, ये भारत की जो एनर्जी पॉलिसी है उसमें एक बड़ा आप कह सकते हैं कदम है। सरकार इसे देख रही है कि एक तीर से कई निशाने लगें। हवा साफ हो, कार्बन एमिशंस कम हो। हाँ। और सबसे बड़ा टारगेट, जो तेल हम बाहर से मंगाते हैं उस पर निर्भरता कम हो। अच्छा। लेकिन इसके साथ ना सवाल भी बहुत बड़े हैं। क्या ये वाकई काम करेगा? जी। खासकर जो पुरानी गाड़ियां हैं। हाँ, वही सबसे बड़ा सवाल है। उन पर इसका क्या असर होगा और इस बदलाव का जो असली बोझ है वो आखिर किस पर पड़ रहा है? इन सब पहलुओं को आज देखते हैं जरा। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये इथेनॉल चीज क्या है जिसे पेट्रोल में मिला रहे हैं? देखिए, इथेनॉल या एथिल अल्कोहल जिसे कहते हैं वो एक तरह का अल्कोहल ही है। ओके। जिसे बायोफ्यूल मतलब जैव ईंधन माना जाता है। ये बनता है पौधों से। पौधों से जैसे गन्ना हो गया, मक्का, चावल या और भी फसलें। अब इसे पेट्रोल में मिलाने के पीछे सरकार के पास मतलब कई बड़े कारण हैं। पहला और शायद सबसे अहम वो है पर्यावरण। अच्छा। दावा यह है कि इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल थोड़ा बेहतर जलता है, तो जो जहरीला धुआं है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, वो कम निकलता है। ओके। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि E20 पेट्रोल जो नॉर्मल पेट्रोल है उसके मुकाबले करीब 10% तक कम कार्बन छोड़ सकता है। 10%? ये तो ठीक ठाक कमी है। हाँ। और IOA यानी इंडियन इंडस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की एक स्टडी है, वो तो ये भी कहती है कि भारत का जो 2030 तक 1 अरब टन कार्बन कम करने का लक्ष्य है ना। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसमें ये करीब 3.6% का योगदान दे सकता है। अच्छा, पर्यावरण के अलावा और क्या बड़े फायदे हैं? अर्थव्यवस्था के लिहाज से कुछ है? हाँ, अर्थव्यवस्था वाला एंगल बहुत बड़ा है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। हाँ, ये तो पता है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और इस पर बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इथेनॉल क्योंकि देश में ही बनता है, हाँ। तो ये उस इंपोर्ट बिल को कम करने में मदद कर सकता है। नीति आयोग का एक अनुमान है कि E20 प्रोग्राम अगर पूरी तरह लागू हो जाए तो सालाना $4 बिलियन। $4 बिलियन? हाँ, यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए। और कुछ दूसरे सोर्स तो इसे 40,000 करोड़ तक भी बताते हैं। इतनी विदेशी मुद्रा बच सकती है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बचत है। और किसानों का क्या? उनके लिए भी कुछ फायदा है इसमें? हाँ, तीसरा तर्क किसानों से जुड़ा हुआ है। इथेनॉल बनता किससे है? गन्ना, मक्का, इन फसलों से। ठीक है। तो उम्मीद ये है कि जब इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो इन फसलों के दाम किसानों को अच्छे मिलेंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी। एक अनुमान तो ये भी है कि इससे किसानों की आय में मतलब कुल मिलाकर 40,000 करोड़ सालाना तक का इजाफा हो सकता है। ये भी बड़ा आंकड़ा है। और चौथा, एक छोटा सा टेक्निकल फायदा भी गिनाया जाता है। इथेनॉल पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग थोड़ी बढ़ा देता है। ऑक्टेन रेटिंग? वो क्या होती है? ऑक्टेन रेटिंग बेसिकली ये बताती है कि पेट्रोल इंजन में कितना स्मूथली जलता है बिना नॉकिंग या आवाज किए। अच्छा। तो बेहतर ऑक्टेन रेटिंग से इंजन थोड़ा स्मूथ चल सकता है, पर हाँ, शर्त ये है कि इंजन उसके लिए तैयार हो। ये फायदे सुनने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या ये E20 का आइडिया एकदम से आया है या ये पहले से चल रहा था और सरकार इतनी जल्दी में क्यों दिखी इसे लाने के लिए? नहीं, ये एकदम नया नहीं है। भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जिसे EBP कहते हैं, वो तो 2003 में शुरू हो गया था। 2003 में? काफी पहले। हाँ, तब लक्ष्य सिर्फ 5% मिलाने का था। फिर धीरे धीरे ये टारगेट बढ़ता गया। 2021-22 तक हम 10% ब्लेंडिंग यानी E10 वो हासिल कर चुके थे। अच्छा, E10 तो चल ही रहा था मतलब? हाँ, वो उस समय का लक्ष्य था। मजे की बात यह है कि 20% ब्लेंडिंग यानी E20 का लक्ष्य पहले रखा गया था 2030 के लिए। 2030? अभी तो 2025 चल रहा है। एग्जैक्टली। सरकार ने अचानक फैसला किया कि इसे 5 साल पहले यानी 2025 तक ही हासिल करना है। ओह,
इतनी जल्दी? हाँ, और कार्स 24 जैसे जो ऑटो वाले पोर्टल्स हैं उनकी माने तो ये टारगेट टाइम से पहले ही मतलब जुलाई 2025 तक पूरा भी कर लिया गया है। अच्छा। और अब देश के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर आपको E20 ही मिल रहा है। इसकी बिक्री तो वैसे फरवरी 2023 से ही शुरू कर दी गई थी। यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा सवाल, और जो लोगों की सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या हमारी गाड़ियां, खासकर जो थोड़ी पुरानी है, वो इस E20 पेट्रोल के लिए रेडी हैं? हमने रेडिट पर देखा, लोग बहुत परेशान हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ये उनकी गाड़ी के इंजन को या दूसरे पार्ट्स को खराब ना कर दे। देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज है, और इसके पीछे ना इथेनॉल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं। जैसे? इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कोरोसिव होता है, मतलब संक्षारक। कोरोसिव मतलब वो कुछ मटेरियल्स को धीरे धीरे गला सकता है, खासकर रबर और कुछ तरह के प्लास्टिक। अरे बाप रे! दूसरा, ये हवा से नमी मतलब मॉइस्चर सोखता है। इसे हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। अच्छा, पानी खींच लेता है। हाँ, अब इसका असर किस गाड़ी पर कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि गाड़ी कब बनी है। मोटे तौर पर अगर समझें, हाँ, तो अप्रैल 2023 के बाद जो गाड़ियां बनी हैं, ओके, नई वाली। हाँ, जो नए BS6 फेज 2 नियमों के हिसाब से बनी हैं, उनके बारे में कंपनियों का दावा है कि वो E20 कंपैटिबल हैं, मतलब उनमें E20 डाल सकते हैं। ठीक है। मारुति, हुंडई, टाटा, ये सब कंपनियां अब साफ-साफ कह रही हैं कि उनके नए मॉडल E20 रेडी हैं। स्पिनी जैसे प्लेटफॉर्म्स भी यही कह रहे हैं कि अब जो नई गाड़ियां बिक रही हैं वो सब E20 के लिए तैयार हैं। चलो, नई गाड़ियों का तो ठीक है, लेकिन उन लाखों गाड़ियों का क्या जो अप्रैल 2023 से पहले खरीदी गई थी, खासकर मान लीजिए 2012 से 2023 के बीच वाली? हाँ, सबसे ज्यादा चिंता इसी ग्रुप को लेकर है। ये गाड़ियां आमतौर पर E10 यानी 10% इथेनॉल तक के लिए डिजाइन की गई थी। इनमें अगर आप E20 इस्तेमाल करते हैं तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और ये हम सिर्फ कह नहीं रहे, ये अलग-अलग स्रोतों और यूजर के अनुभवों से पता चल रहा है। क्या दिक्कतें आ सकती हैं? सबसे पहली, पुर्जों का खराब होना। जैसे मैंने कहा, इथेनॉल रबर और प्लास्टिक पर असर करता है, तो फ्यूल लाइन, सील्स, गैस्केट जैसे जो पार्ट्स हैं, हाँ। वो समय से पहले खराब हो सकते हैं, लीक कर सकते हैं, और नमी सोखने की वजह से फ्यूल टैंक में या फ्यूल सिस्टम में कहीं धातु के हिस्सों में जंग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। ओह। रेडिट पर लोग इसी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। और माइलेज का क्या? लोग कह रहे हैं माइलेज गिर गया है। हाँ, दूसरी बड़ी शिकायत यही है, माइलेज में कमी। देखिए, इथेनॉल में ना पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी थोड़ी कम होती है, मतलब उसकी एनर्जी डेंसिटी कम है। अच्छा। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि 1 लीटर E20 जलाने पर गाड़ी थोड़ी कम दूरी तय करेगी। ARI, जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, हाँ, नाम सुना है। उनकी स्टडी में 1 से 6% तक की कमी पाई गई। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पुरानी गाड़ियों में 4 व्हीलर में 6-7% और 2 व्हीलर में 3-4% तक माइलेज कम हो सकता है। पर लोग तो ज्यादा बता रहे हैं। हाँ, यही पेच है। ऑनलाइन यूजर्स, खासकर रेडिट पर, कई लोग 15%, 20% तक माइलेज ड्रॉप की शिकायत कर रहे हैं। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तीसरी चिंता इंजन पर लंबे समय में पड़ने वाले असर की है। इंजन पर भी असर? आशंका है कि लंबे समय तक E20 यूज करने से इंजन के अंदरूनी हिस्सों में घिसाव तेजी से हो सकता है या कार्बन डिपॉजिट जमा हो सकते हैं। रेडिट पर एक यूजर इसे अवांछित अवशेष छोड़ने से जोड़ रहा था। और वारंटी का क्या, अगर गाड़ी के मैनुअल में नहीं लिखा है E20? ये चौथा पॉइंट है। अगर आपकी गाड़ी की ओनर मैनुअल साफ तौर पर E20 इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती, हाँ, तो उसे डालने से गाड़ी की वारंटी खत्म हो सकती है। टोयोटा ने तो पब्लिकली कहा भी है कि उनकी जो कारें कंपैटिबल नहीं है, उनमें E20 ना डालें। अरे यार, ये तो सच में चिंता की बात है। तो जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, मतलब अप्रैल 2023 से पहले वाली, उनके पास क्या कोई ऑप्शन है? रेडिट पर कुछ लोग प्रीमियम पेट्रोल की बात कर रहे थे, जैसे XP95, पावर 95। हाँ, मैंने भी देखा कि शायद उनमें इथेनॉल कम हो, शायद E15। और ये जो प्राइवेट पंप्स हैं, शेल या नयारा, वहाँ क्या स्थिति है? क्या वहाँ E20 से बचा जा सकता है? देखिए, इस पर ना जानकारी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, मिली जुली है। अच्छा। कुछ रेडिट यूजर्स का दावा है कि शेल या नयारा जैसे प्राइवेट पंप पर शायद E15 मिल सकता है। अच्छा। उनका तर्क है कि वो प्राइवेट हैं, तो शायद सरकारी नियमों में थोड़ी ढील हो सकती है। हो सकता है। एक यूजर ने तो लिखा कि उसने शेल के मैनेजर से कंफर्म भी किया, लेकिन वहीं एक दूसरे यूजर ने शेल कस्टमर केयर से आया ईमेल शेयर किया, जिसके मुताबिक उनके पेट्रोल में भी E20 तक एथेनॉल मिलाया जा सकता है। ये शहर और सप्लाई पर निर्भर करता है। मतलब पक्का कुछ नहीं है? हाँ, पक्का नहीं कह सकते। प्रीमियम फ्यूल्स को लेकर भी यही स्थिति है। कोई कह रहा है E15 है, कोई कह रहा है नहीं। एक सलाह दी जा रही है
कि पंप पर जो स्टॉक डॉक्यूमेंट आते हैं उन्हें चेक करें, पर वो प्रैक्टिकली कितना मुमकिन है कहना मुश्किल है। सही बात है, कौन चेक करेगा? स्पिनी का एक आर्टिकल कहता है गिरी, शायद सिर्फ 100 ऑक्टेन वाला जो सबसे महंगा पेट्रोल आता है वही एथेनॉल फ्री है। ओ, वो तो बहुत महंगा होता है। हाँ, वैसे होंडा के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली क्या? कि उनकी कई गाड़ियां तो 2010 से ही E20 कंपैटिबल थीं, और कुछ बाइक्स जैसे CB300F वो तो फ्लेक्स फ्यूल E85 तक के लिए भी तैयार हैं। अरे वाह, ये अच्छी खबर है होंडा वालों के लिए। मतलब कुल मिला के सबसे जरूरी ये पता करना है कि अपनी गाड़ी कंपैटिबल है या नहीं। कैसे पता करें पक्के तौर पर? हाँ, ये सबसे जरूरी है। CS24 और दूसरे सोर्स 3 मुख्य तरीके बताते हैं। पहला, सबसे पहले अपनी गाड़ी की ओनर मैनुअल देखिए, वो किताब जो गाड़ी के साथ मिलती है। हाँ, उसमें फ्यूल सेक्शन में साफ लिखा होता है कि कौन सा फ्यूल डालना है और कौन सा नहीं। ठीक है। दूसरा, फ्यूल टैंक का ढक्कन मतलब फ्यूल कैप, उसके अंदर या बाहर की तरफ कोई स्टिकर लगा हो सकता है। नई कंपैटिबल गाड़ियों में अक्सर नीले रंग का E20 लिखा स्टिकर होता है। अच्छा, वो नीला स्टिकर, ठीक है। और तीसरा, अगर मैनुअल या स्टिकर से भी पता ना चले या कंफ्यूजन हो तो सबसे अच्छा है कि सीधे अपनी गाड़ी बनाने वाली कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन करें या उनके ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में पूछें। हाँ, ये सबसे पक्का तरीका है। वही सबसे सही जानकारी दे पाएंगे। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात है। एक तरफ सरकार है और उसकी संस्थाएं जैसे ARAI, IIP वो कह रही हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। टेस्ट में पुरानी गाड़ियों पर भी कोई खास असर नहीं दिखा। पेट्रोलियम मंत्रालय भी कह रहा है कि इंजन खराब होने या इंश्योरेंस कैंसिल होने का डर बेकार है। हाँ, वो यही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है आम लोग जो रेडिट पर या शायद अपने अनुभव से कह रहे हैं कि माइलेज गिर रहा है, पार्ट्स खराब हो रहे हैं। ये इतना फर्क क्यों है दोनों बातों में? ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने, और शायद यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी पहेली है, सबसे बड़ी उलझन है। सरकार का पक्ष ये है कि ARI और IIP ने बहुत सारे टेस्ट किए हैं जी। उन्होंने कहा कि 1 लाख किलोमीटर तक चली गाड़ियों पर भी E20 से कोई गंभीर दिक्कत नहीं आई। अच्छा। उनका तर्क ये भी है कि अगर रबर या प्लास्टिक के छोटे मोटे पार्ट्स खराब होते भी हैं तो उन्हें बदलना कौन सा मुश्किल या महंगा काम है। और माइलेज में कमी को भी वो बहुत कम बता रहे हैं, सिर्फ 1 से 3%। CR24 जैसे प्लेटफॉर्म ने भी कुछ मिथकों को तोड़ने की कोशिश की है, जैसे कि इथेनॉल हमेशा बुराई होता है या ये कोई मिलावट है। लेकिन लोगों के अनुभव तो बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल। सिक्के का दूसरा पहलू यही है, यूजर्स का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। देखिए, लैब में जो टेस्टिंग होती है और असल सड़क पर जो ड्राइविंग होती है उसमें फर्क होता है। हाँ, वो तो है। ट्रैफिक की कंडीशन, मौसम, गाड़ी चलाने का तरीका, गाड़ी का मेंटेनेंस कैसा है, ये सब चीजें असर डालती हैं। सही बात। हो सकता है कि बहुत पुरानी गाड़ियों पर या कुछ खास मॉडल्स पर असर ज्यादा हो रहा हो, जिसे शायद लैब टेस्ट पकड़ ना पाए हों। ये मुमकिन है। और एक और बात जो लोगों की चिंता बढ़ाती है वो है कई बड़ी कार कंपनियों की इस मुद्दे पर मतलब एक तरह की चुप्पी। हाँ, ज्यादातर कंपनियां खुलकर कुछ नहीं कह रही। बिल्कुल। जब जानकारी में पारदर्शिता नहीं होती, साफ जवाब नहीं मिलते, तो लोगों का कंफ्यूजन और डर बढ़ना तो स्वाभाविक है ना। सही कहा। गाड़ी की कंपैटिबिलिटी के अलावा क्या इस पूरे E20 प्रोग्राम को लागू करने में कोई और टेक्निकल या लॉजिस्टिकल मतलब व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां भी हैं? हाँ, कई हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट और दूसरे सोर्स भी बताते हैं। एक है कोल्ड स्टार्ट की दिक्कत। कोल्ड स्टार्ट मतलब? ठंडे मौसम में गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत। इथेनॉल ना पेट्रोल जितनी आसानी से भाप नहीं बनता, उसकी वोलेटिलिटी कम होती है। अच्छा। तो बहुत ठंडी जगहों पर सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। और दूसरी बड़ी चुनौती है इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण और परिवहन। जैसा हमने पहले कहा, इथेनॉल पानी सोखता है। हाँ? तो इसे स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए खास तरह के टैंक और पाइपलाइन चाहिए जिनमें नमी बिल्कुल ना जा सके। ओह, ये तो बड़ा काम होगा। बहुत बड़ा। जो तेल कंपनियां हैं, IOCL, BPCL, HPCL, उन्हें अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ रहा है, अपग्रेड करना पड़ रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी पड़ रही है। और इतना सारा एथेनॉल आएगा कहाँ से? क्या हमारे पास इतनी फैक्ट्रियां हैं जो इसे बना सकें? ये तीसरी बड़ी चुनौती है, उत्पादन क्षमता। E20 का लक्ष्य पूरा करने के लिए हर साल करोड़ों लीटर इथेनॉल चाहिए। इसके लिए गन्ने और अनाज से इथेनॉल बनाने वाली जो डिस्टिलरीज हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। सरकार का अनुमान है कि 2025-26 तक करीब 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। बाप रे, बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ,
चौथी चुनौती है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वितरण। इथेनॉल बनता मुख्य रूप से कुछ ही राज्यों में है, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। हाँ, जहाँ गन्ना ज्यादा होता है। बिल्कुल। अब इसे पूरे देश में, खासकर नॉर्थ ईस्ट या दक्षिण के राज्यों तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। सही। इसके लिए जरूरी है कि इथेनॉल एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के जा सके। केंद्र ने इसके लिए कानून तो बदला है, पर शायद अभी सभी राज्यों ने उसे पूरी तरह अपनाया नहीं है। अच्छा, और क्वालिटी? ये कैसे सुनिश्चित होगा कि पंप पर सही मिक्सचर मिल रहा है? हाँ, ये पांचवी चुनौती है, क्वालिटी कंट्रोल। ये पक्का करना कि पंप पर जो E20 मिल रहा है उसमें इथेनॉल ठीक 20% ही हो, कम या ज्यादा ना हो, और उसकी क्वालिटी भी सही हो। इसके लिए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने मानक तय किए हैं और पंपों को सर्टिफाई भी किया जा रहा है। ओके, अब जरा आर्थिक पहलू पर वापस आते हैं। लोगों का एक सवाल ये भी था, जो रेडिट पर भी दिखा, कि भाई अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रहे हैं और इथेनॉल शायद पेट्रोल से सस्ता बनता होगा, तो फिर E20 पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? कीमतें तो लगभग वैसी ही हैं। हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के मन में है और वाजिब भी है। देखिए, इथेनॉल की कीमत भारत में सरकार तय करती है। अच्छा। गन्ने से बनने वाले इथेनॉल की कीमत कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA तय करती है, और अनाज वाले की तेल कंपनियां OMCs। पेच यह है कि भारत में इथेनॉल बनाने की जो लागत है वो दुनिया के कई देशों से ज्यादा है। ज्यादा है? क्यों? वजह है सरकार की पॉलिसी। सरकार किसानों को उनकी फसल का, चाहे गन्ना हो या अनाज, उसका सही दाम दिलाना चाहती है, FRP या MSP। हाँ, वो तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो दाम अक्सर बाजार भाव से ज्यादा होता है। इससे इथेनॉल बनाने की लागत बढ़ जाती है। अच्छा, तो इथेनॉल यहाँ महंगा बनता है? हाँ, तुलनात्मक रूप से महंगा। अब आते हैं टैक्स पर। पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें भारी टैक्स लगाती हैं, एक्साइज ड्यूटी, वैट। हाँ, वो तो पता है। इथेनॉल पर फिलहाल कम टैक्स है, GST लगता है। नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि अभी जो स्थिति है उसमें इस टैक्स के अंतर का फायदा हमें, यानी आम उपभोक्ता को मिल रहा है। कैसे? क्योंकि E20 की कीमत लगभग सामान्य पेट्रोल जितनी ही रखी जा रही है, जबकि उसे बनाने की लागत शायद ज्यादा है। वो टैक्स डिफरेंस उसे बैलेंस कर रहा है। मतलब अभी हमें महंगा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि टैक्स का फर्क है। बिल्कुल। एक तरह से सरकार टैक्स का घाटा सहकर कीमत बराबर रख रही है, लेकिन ये स्थिति बदल सकती है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए भविष्य में इथेनॉल बनाने की लागत और बढ़ जाती है, या फिर कच्चे तेल के दाम बहुत नीचे आ जाते हैं। हाँ। तो हो सकता है कि E20 पेट्रोल सामान्य पेट्रोल से महंगा पड़ने लगे। तब सरकार को शायद इथेनॉल पर टैक्स और कम करना पड़े। नीति आयोग ने तो ये सुझाव भी दिया है कि माइलेज में जो कमी आ रही है ना, हाँ, उसकी भरपाई के लिए भी उपभोक्ताओं को टैक्स में कुछ राहत देने पर विचार किया जा सकता है। तो कीमत का मामला अभी भले ही स्थिर दिखे, पर आगे ये बदल सकता है। समझ गई। और पर्यावरण की बात पर लौटें तो धुआं कम होना तो अच्छी बात है, पर इथेनॉल बनाने का जो तरीका है उस पर भी तो सवाल उठते हैं, खासकर गन्ने से बनाने पर, जिसमें कहते हैं पानी बहुत लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, गंभीर चिंता है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है। कितना? नीति आयोग की रिपोर्ट का एक अनुमान तो चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में गन्ने की खेती से लेकर फैक्ट्री तक करीब 2860 लीटर पानी खर्च हो सकता है। 2860 लीटर 1 लीटर इथेनॉल के लिए? हाँ, सोचिए, भारत जैसा देश जहां कई इलाकों में पानी की कितनी किल्लत है, वहीं आंकड़ा कितना बड़ा है। ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। इसीलिए अब जोर दिया जा रहा है मक्का जैसी फसलों पर जिनमें पानी कम लगता है, और खास तौर पर सेकंड जनरेशन यानी 2G इथेनॉल पर। 2G इथेनॉल ये क्या है? 2G इथेनॉल बनता है एग्रीकल्चर वेस्ट से, मतलब कृषि का जो कचरा होता है, जैसे धान की पराली, गन्ने की खोई, बांस वगैरह। अच्छा, जो खाने के काम नहीं आता। बिल्कुल। कार्स 24 के लेख में भी यही लिखा है कि अब पॉलिसी 2G इथेनॉल को बढ़ावा देने की है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये सस्टेनेबल तरीका है। इसके अलावा ये भी देखना जरूरी है कि इथेनॉल के लिए इतनी बड़े पैमाने पर खेती करने से कहीं हमारी खाद्य सुरक्षा, मतलब अनाज की उपलब्धता पर या फिर जंगलों पर कोई बुरा असर ना पड़े। ये भी जरूरी पहलू है। तो E20 तो अब लगभग पूरे देश में लागू हो ही चुका है। क्या सरकार यहीं रुक जाएगी या आगे ब्लेंडिंग और बढ़ाने का प्लान है? नहीं, सरकार के इरादे तो यहीं रुकने के नहीं लगते। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी EBP का अगला टारगेट है 2030 तक 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करना, E30। 30%? हाँ, ऐसा कुछ स्रोत बताते हैं। और इससे भी आगे की बात हो रही है फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों की,
FFVs। फ्लेक्स फ्यूल, ये क्या होती हैं? ये वो गाड़ियां होती हैं जो पेट्रोल और इथेनॉल के किसी भी मिक्सचर पर चल सकती हैं, चाहे 20% इथेनॉल हो, 85% E85 हो, या चाहे तो 100% E100 पर भी चल सकती हैं। अरे वाह, किसी भी मिक्सचर पर? हाँ, ब्राजील जैसे देशों में ये टेक्नोलॉजी बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन क्या भारत में ये फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां आसानी से आ पाएंगी? इसमें कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। पहली तो लागत। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ी नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी से थोड़ी महंगी होगी, करीब 5,000 से 25,000 तक। अच्छा। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी E85 या E100 जैसे हाई ब्लेंड फ्यूल की देश भर में उपलब्धता और उसकी कीमत। हाँ, वो मिलेगा कहाँ और कितना महंगा होगा? बिल्कुल। सायाम, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की संस्था है, उसका सुझाव है कि सरकार को E100 और FFBs पर तभी जोर देना चाहिए जब E100 पेट्रोल से कम 30% सस्ता हो और हर जगह आसानी से उपलब्ध हो। मतलब रास्ता भी लंबा है। हाँ, काफी लंबा है। तो यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये जारी रहेगी। तो आज हमने E20 पेट्रोल के कई पहलू देखे। एक तरफ सरकार के बड़े बड़े लक्ष्य हैं, साफ हवा, कम आयात बिल, किसानों को फायदा। और इन लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो है आम गाड़ी मालिक। हाँ। जिनकी जेब पर असर पड़ रहा है माइलेज कम होने से, जिनकी पुरानी गाड़ियों की सेहत को लेकर वाकई चिंताएं हैं और जिन्हें पूरी और साफ जानकारी शायद नहीं मिल पा रही है। सही कहा। इसके साथ ही इथेनॉल बनाने के अपने पर्यावरणीय सवाल भी हैं, खासकर पानी की खपत वाला। ये जो विरोधाभासी खबरें हैं और पारदर्शिता की कमी है, ये इस पूरी सिचुएशन को और कंफ्यूजिंग बना रही है। हमारे पास जो भी जानकारी थी उसे खंगालने के बाद ये तो साफ लगता है कि E20 सिर्फ फ्यूल बदलने जैसा छोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नीतिगत कदम है। बिल्कुल, एक बड़ा शिफ्ट है जिसके फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन जोखिम और चुनौतियां भी कम नहीं है। इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाना, यही शायद आगे की राह तय करेगा। और शायद सोचने के लिए गहन सवाल ये भी है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जब देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण जैसे बड़े लक्ष्यों की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हाँ। तो क्या इस रफ्तार में जो जमीनी हकीकत है, यानी जो आम नागरिक की चिंताएं हैं, उसकी जेब पर जो असर पड़ रहा है, उसकी जो संपत्ति है यानी गाड़ी, उसकी सुरक्षा का क्या पूरा ध्यान रखा जा रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये सवाल भविष्य में खासकर जब हम E30 और फ्लेक्स फ्यूल की तरफ बढ़ेंगे, तब शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा।